भारत में महिलाओं की आबादी 39% है, लेकिन इसके बावजूद आप ये जानकर हैरान होंगे कि पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन मात्र 13% है। क्या ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक नहीं, जहां आधी आबादी को अभी भी पूरा हक नहीं मिल पाया है? केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक, ये बिल और इसका संशोधन बिल जो है वो पार्लियामेंट में लेकर आई है। लोकसभा के पटल पर रखा गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे रखा। लेकिन मसला ये नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एआईएमआईएम, डीएमके, जितनी भी टीएमसी, जितनी भी देश की पार्टीज है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या फिर क्षेत्रीय लेवल की हो, वो महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहती। समस्या ये है कि ये इकलौता ऐसा मुद्दा है जहां पर हर पार्टी एक मत है, लेकिन फिर भी 30 सालों से ये मसला लटक रहा है। साल 2010 की एक घटना मैं आपको याद दिलाती हूं, जब यही महिला आरक्षण विधेयक, जिसमें 33% महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण देने की बात हुई थी और सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी आरक्षण देने की बात हुई थी, उस वक्त स्पीकर के तौर पर हामिद अंसारी चेयर पर बैठे हुए थे और इतना हंगामा हुआ था कि पर्चे लगातार फाड़कर वो स्पीकर की टेबल की तरफ उछाल दिए गए थे। और ये हाल तब है जब महिलाओं के अधिकारों के बाद हर क्षेत्रीय और राजनीतिक दल कर रहा है। इतना विवाद हुआ था तब भी जब किसी माननीय सांसद महोदय ने यह कहा था कि अब क्या परकटी महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी, लोकसभा में आएंगी। इस तरीके के बयान तब आए, और जिसमें आप लालू यादव का नाम लें, शरद यादव का नाम लें, मुलायम सिंह यादव का नाम लें, ये तीनों महिला आरक्षण के धूर विरोधी रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें बदलती चली गई और ऐसा मौका भी आया जब साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को टेबल पर रखा और सर्वसम्मति से इस बिल को पास भी कराया गया। लेकिन तब विपक्ष का कहना यह था कि इस बिल को आप अगर पास कराना ही चाहते हैं तो फिर 2033 तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं इसे लागू करने में? इसे अभी क्यों नहीं लागू कर देते आप? आपके पास 2011 की जातिगत जनगणना, माफ कीजिएगा, 2011 का कास्ट सेंसस नहीं, पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि हमारी जो जनगणना है उसका डेटा 2011 का आपके पास उपलब्ध है, उसी के आधार पर आप इसे लागू कर दें। 543 सीटें जो लोकसभा की है उसी पर आप 33% आरक्षण लागू कर दें। आप इसे अभी लागू क्यों नहीं कर रहे? लेकिन विडंबना देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि नहीं, मैं इसे 2029 में ही लागू कर देना चाहता हूं और इसलिए हम ये चाहते हैं कि डीलिमिटेशन का भी प्रोसेस हो जाए, महिलाओं की भी भागीदारी लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में बढ़ती हुई दिखाई दे, तो फिर विपक्ष ये कह रहा है कि इसके पीछे सरकार का कोई राजनीतिक उद्देश्य है। और पहला राजनीतिक उद्देश्य तो विपक्ष ये कह रहा है कि इसी बहाने आप 2029 में चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, आप बीच विधानसभा चुनावों में आप ये बिल लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आप इसका फायदा उठा लें। ये फायदा कैसे उठाया जा सकता है? मेरा सवाल तो विपक्ष से ये रहेगा, जहां तमिलनाडु में चुनाव होने में महज 3 दिन का वक्त बाकी है, तो तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त पश्चिम बंगाल में अभी मतदान होने में बाकी है। क्या इतने ही दिनों में क्या इतना बड़ा अंतर आ जाएगा? क्या इतना बड़ा वोट स्विंग हो जाएगा? पहला सवाल तो ये है। और आज तक ये बिल जब 30 सालों से लटकता आ रहा है, आज की तारीख में अगर इसे पास करा दिया जाता है तो फिर किसी भी विपक्षी दल को आपत्ति क्यों है? चलिए 2024 ना सही, लेकिन आने वाला चुनाव 2029 में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, लेकिन विपक्ष को इसमें भी आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। उनका कहना यह है कि इस डीलिमिटेशन के बहाने पहला तो आप नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रहे हैं। उत्तर भारत में लोकसभा सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगी, इस अनुपात में दक्षिण भारत में कम बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से और थोड़ा सा उसमें क्षेत्रीय आधार भी होता है, क्षेत्रफल का आधार होता है, तो पॉपुलेशन के लिहाज से हर एक व्यक्ति के वोट की कीमत होती है और उसी के आधार पर सीटें तय होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है तो वहां पे 80 लोकसभा सीटें हैं।
तो वहीं अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, वहां की आबादी उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम है, तो वहां पर 25 लोकसभा सीटें हैं। या राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा राज्य है अगर आप क्षेत्रफल के लिहाज से चाहें, लेकिन वहां पर चूंकि आबादी उत्तर प्रदेश या बिहार या महाराष्ट्र के मुकाबले उतनी नहीं है, या पश्चिम बंगाल के मुकाबले उतनी नहीं है, इसलिए वहां पर भी लोकसभा की केवल 25 सीटें हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई में केंद्र सरकार की मंशा नॉर्थ वर्सेस साउथ करने की है? क्या उत्तर भारत में लोकसभा की सीटें बढ़ाकर क्या 2029 के चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने की है, या फिर ये केवल महिलाओं को उनके अधिकार देने का मसला है? अब सरकार की मंशा क्या है, लगातार तो चर्चा में आप सुन ही रहे हैं। मैं इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देती हूँ। अब देखिए, किस राज्य में कितने सीटें बढ़ने वाली है, महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिल जाएगा अगर लोकसभा में और राज्यसभा में ये विधेयक पास हो जाता है, संविधान संशोधन विधेयक, और जो हम डीलिमिटेशन की बात कर रहे हैं ये हो जाता है, तो फिर क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, लेकिन अगर ये डीलिमिटेशन हो जाता है तो 40 सीटें बढ़ जाएंगी। 40 सीटें बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि 120 सीटें उत्तर प्रदेश से आएंगी, और इसमें से चूंकि 33% महिला आरक्षण की बात की जा रही है, तो 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। कितने में? 120 में से 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अब महाराष्ट्र की बात करें, 48 लोकसभा सीट है, 24 सीटें बढ़ेंगी। ऐसे में 72 सीट जो है वो बढ़कर, यानी 48 + 24 72 सीट हो जाएंगे। इसमें 33% महिलाओं का आरक्षण यदि लगा दिया जाए तो ये आंकड़ा 24 का हो जाता है। ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, 21 सीटें बढ़ जाएंगी जनसंख्या के अनुपात में ही अगर आप देखें तो। ऐसे में 63 सीटें होने के बाद इसमें से 21 सीटें ऐसी होंगी जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 20 सीटों का एडिशन आप कर लीजिए अगर डिलिमिटेशन हो जाता है, तो फिर 60 सीटें कुल होंगी, जिनमें से 20 सीटें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक इसी तरह तमिलनाडु की बात करें, 19 से 20 सीटें यहाँ पर बढ़ेंगी, 59 सीटें इन टोटल हो जाएगी, तो 59 सीटें डिलिमिटेशन के बाद हो जाएगी, तो फिर 19 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। तमिलनाडु की हम इस लिहाज से बात कर लें, जो सबसे बड़ी चिंता तमिलनाडु की है, और जो स्टालिन कह रहे हैं कि हम इसका अपोज करेंगे और काले झंडे लहराएंगे चारों तरफ, क्या कहते हैं, काले झंडे बाकायदा तमिलनाडु में लगाए गए। उनका कहना यह है कि आप जो कर रहे हैं इससे तो दक्षिण भारत का लोकसभा में कोई से ही नहीं रह जाएगा। लेकिन इसी का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि प्रो रेटा के आधार पर ही ये डीलिमिटेशन का प्रोसेस किया जाएगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह का भी बोलना बाकी है। इस पूरी चर्चा पर जवाब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन ये प्रो रेटा क्या है, इस प्रो रेटा को मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको समझा देती हूँ, क्योंकि पहले तो इसका आधार क्या है जो जनसंख्या का आधार दिया जा रहा है। दरअसल दक्षिण के राज्यों में जो नेतृत्व है उनका कहना यह है, पॉलिटिकल पार्टीज का, कि जनसंख्या के आधार पर यदि आप परिसीमन करते हैं तो दक्षिणी राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण नीति को इन दक्षिण के राज्यों में बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और देश के अगर विकास में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी जो दक्षिण के राज्यों की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 2025 की शुरुआत तक की भारत की कुल जीडीपी की बात की जाए तो 30% में से 30 से 31% तक का योगदान जो है वो दक्षिण से ही आ रहा है। दक्षिण में यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों की बात करें तो 2025 की शुरुआत तक भारत की कुल जीडीपी का 30 से 31% का योगदान दक्षिण का रहा है। इसमें आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं के मामले में ये एक बड़ी ताकत है। और फिर भारत में जहां 37% चालू फैक्ट्रियां और 60% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि GCCs हैं, अनुमान यह है कि 2030 तक जीडीपी में इसका भी योगदान 31% से बढ़कर 35% तक पहुंच जाएगा, यानी कि इसमें भी 3% से 4% तक का योगदान बढ़ेगा। अब इन आंकड़ों के अगर मद्देनजर आप देखें कि यदि
ये राज्य जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा में कम हो जाना चाहिए? ये एक बात उठ रही है। और अगर यूपी और तमिलनाडु की मैं मिसाल के तौर पर एक डेटा आपके सामने रखूं कि 71 की जनगणना के हिसाब से यूपी की जनसंख्या तमिलनाडु के मुकाबले दुगनी थी, लेकिन आज ये अंतर 3.5 गुना से भी ज्यादा हो गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो धीरे धीरे क्या घटाव में जाता जाएगा, या इससे बेहतर स्थिति दक्षिण के राज्यों को भी लोकसभा में रहेगी। अब ये तो बात हुई जो डर है दक्षिण का, साउथ का जो डर है वो। तो गृह मंत्री अमित शाह का कहना यह है कि प्रो रेटा बेसिस पर ही अब सीटों का एलोकेशन होगा, या कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे कि ना साउथ के साथ, ना नॉर्थ के साथ, ना जम्मू कश्मीर यानी कि यूनियन टेरिटरीज के साथ और किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब ये कैसे हो सकता है? एक मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने रखूं कि जितने भी राज्य हैं वहां पर सीटों को समान रूप से 50% तक बढ़ा दिया जाए, जिससे बढ़ी हुई सीटों में 31% महिला आरक्षण देना या 33% महिला आरक्षण देना आसान हो जाए। केंद्र इसी फॉर्मूले पर अगर आगे बढ़ती है तब तो ये नॉर्थ और साउथ की डिस्पैरिटी को बैलेंस कर पाएगी, लेकिन अगर प्रो रेटा बेसिस पर नहीं होता है तो फिर ये डिस्पैरिटी बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो पहला तो ये है। अब आप ये कह लें कि भाई नॉर्थ वर्सेस साउथ है, या इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण है, क्योंकि भाई धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए, या जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं या राहुल गांधी ने कही कि भाई हम तो हमेशा से कोटे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि SC ST OBC का जो कास्ट सेंसस है अभी तक उसका डेटा हमारे पास नहीं है, और वैसे भी टोटल सेंसस डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम किस आधार पर ये रिजर्वेशन पास कर सकते हैं। देखिए, चुनौतियाँ तो रहेंगी, चुनौतियाँ पहले भी थी, चुनौतियाँ आज भी है, चुनौतियाँ कल भी रहेंगी, लेकिन क्या केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, क्या केवल जातिगत राजनीति की वजह से महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या ये सियासी दल खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं? जनसंख्या तो कभी बढ़ेगी, कभी दक्षिण की ज्यादा थी, उत्तर की कम थी, कभी उत्तर की ज्यादा है, दक्षिण की कम है। ऐसी परिस्थिति में क्या इसी को आधार बनाकर आप महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखेंगे? मेरा सवाल तो ये है। मैं फिर कह रही हूँ, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। तमाम विपक्षी पार्टीज भी ये कह रही है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज 2026 में हम बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं, अभी तक 33% महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोट अनकोट परिसीमन का एक मुद्दा जो है वो जुड़ गया है। मैं बस जल्दी से आपको ये बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर ये डिलिमिटेशन हो जाता है तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट 40 हो जाएगी, गुजरात में ये सीट 13 हो जाएगी, राजस्थान में 12, आंध्र प्रदेश में 12, इसके अलावा कर्नाटक में भी 14%, मध्य प्रदेश में 14, तमिलनाडु में 19, बिहार में 20, पश्चिम बंगाल में 21 और महाराष्ट्र में 24। तो आप भी देखें ये चर्चा किस ओर जाती है, महिलाओं को उनका हक मिलता है या नहीं, 33% आरक्षण होता है या नहीं। नजर हम भी बनाए हुए हैं, आप भी बनाए रखें। अगर इस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ सवाल आपके मन में हैं तो वो भी आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।